नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 8वां अध्याय। बकुल कथा से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। किंतु दूरदर्शी प्रभुचंद्र ने केवल जरूरत पर जमीन खरीदकर यूं ही बिना किसी प्लान के एक ही मकान बनाकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। उस मकान में उनके बेटे पोतों को सिर छिपाकर रहना भर ही होता है, उससे ज्यादा नहीं। मगर सुनियोजित नक्शे में से यदि फ्लैट नुमा मकान बनाया होता तो एक तल्ले के कुछ हिस्से को किराया देकर आज कुछ आमदनी भी की जा सकती थी। यह ख्याल भले आदमी के दिमाग में ही नहीं आया। किंतु यह बात इनके दिमाग में भी नहीं आती कि उस समय फ्लैट शब्द की ही तो जानकारी नहीं थी। समाज के उस समय फ्लैट के अनुसरण का आभास तक नहीं था। बासा किराया, कमरा किराया, मकान किराया, इतना ही तो था। यह दृष्टि नहीं होती, इसलिए जब तब आलोचना होती। हाँ, इतना मानते हैं कि कमरे वमरे अच्छे खासे बड़े बड़े हैं और इधर उधर बेकार के बिडंगे कमरे जैसे रहने में फैल कर रहने की सुविधा है। पर एक तल्ले पर, दो तल्ले पर वे जो लंबे दालान हैं, किस काम आते थे? जिन दिनों परिवार सहित पीड़ा बिछाकर पंक्ति भोजन की व्यवस्था थी, उस समय नीचे के दलान की फिर भी जरूरत हो जाती थी। अब तो वह भी नहीं। अब तो सारा परिवार ही सम्मिलित नहीं है। अब सबने अपनी हाड़ी अलग कर ली है और खाने के लिए इलाका भी बांट लिया है। प्रबोध चंद्र के बड़े लड़के अवश्य अब इस संसार के अन्न जल के भागीदार नहीं है। उनकी विधवा स्त्री एक तल्ले पर अपना पवित्र इलाका बनाकर अपने खान पान की शुचिता बचाकर रह रही है। उन्हीं का बड़ा लड़का अपूर्व 2 मंजिले के कमरे बरामदे को घेरकर अपने मल्लेचपन की सीमा में रह रहा है। अपूर्व के और 2 भाई नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। छुट्टी में कभी कभार कोई आता है और कभी माँ की रसोई में, कभी कभी भाभी की रसोई में वे किसी किसी दिन न्योता खाकर ही बिता देते हैं। एक रंगून में रहता है, एक त्रिपुरा में। आने जाने में भी तो समय लगता है। न्योता आता है चाचाओं के यहाँ से, ससुराल के आदमियों के यहाँ से, कभी बुआ के यहाँ से। कलकत्ते में बड़ी बुआ चंपा ही है। प्रबोध चंद्र का मझला पुत्र पुकार का नाम, जिसका कानू है, अपनी गृहस्थी लिए दुतल्ले के ही एक हिस्से में रहता है। उनकी स्त्री वात रोग से पीड़ित है, हिलना डुलना कम होता है। लड़के लड़कियां मुंहचोर स्वभाव की सी हैं, उनका अता पता कम ही रहता है। कानू अपने बड़े भाई और बड़ी भाभी की नीति पर चलने के विश्वासी हैं। जितना जल्दी बन पड़ा, लड़कियों का ब्याह कर दिया। ब्याही लड़कियों का आना जाना कम होता है, क्योंकि कानू नाम के यह व्यक्ति आमद खर्च के बारे में बड़े सतर्क हैं। वह जानते हैं कि हृदय की सुनी जाए तो पॉकेट के प्रति निर्दयता होगी। यह समझना भी पड़ता है, इसलिए कि हाल में ही सेवानिवृत्त हुए हैं और हैं प्रबोध चंद्र के छोटे लड़के। पुकार का नाम मानू, अच्छा नाम प्रतुल, और जो अभी छोटे हैं। इस परिवार में पोशाकी नाम के मामले में प्रा का प्रताप प्रबल है। सुबल नाम का छोटा लड़का, जो कभी प्रबोध चंद्र के घर में बाहर से आए हुए किसी भूमिका में निर्विकार सा घूमता फिरता था, उसने घर गृहस्थी नहीं बसाई। वह अपनी जगह छोड़कर बहुत दिन पहले ही चला गया है। बकुल और सुबल दोनों पीठ पर के भाई बहन थे। एक दूसरे का नाम लेकर पुकारते थे। सजले भाई मानू को ही बकुल बराबर छोटे भैया कहती है। बकुल की ठाव छोटे भैया की रसोई में ही है। प्रबोध चंद्र की सृष्टि से बाहर की यह छोटी लड़की तो सदा के लिए ही इस घर में जड़ जमाए बैठी है। मरते समय प्रबोध चंद्र अपने पुराने मकान की 3 तल्ले की छत, बरामदा आदि हड्डी जलाने वाली इस छोटी लड़की के नाम क्यों वसीयत कर गए थे, यह एक रहस्य है। पर कर गए थे वसीयत, अपने बेटे को चौंका करके, विचलित करके और पर गोत्र में गई हुई बेटियों को ईर्ष्यालु बनाकर। 3 तल्ले के उस कमरे से लगा एक भाग कमरे सा भी है रसोई घर के लिए, पर वह उस काम कभी नहीं है। वहां अनामिका देवी की फालतू किताब कागज ढेरी पड़ी हुई है। पिता के गोत्र में अविचल रहकर अनामिका निरंतर साहित्य सेवा करती चली आ रही है। अनामिका के ख्याल में प्रबोध चंद्र जैसे रक्षणशील ब्राह्मण की यह लड़की के अनबिहाई रह जाने का दृष्टांत विरल है। मगर फिर भी यह
अविश्वसनीय घटना घटी थी, निहायक घटना चक्र से ही घटी थी, किसी उल्लेख योग्य कारण से नहीं, केवल घटना चक्र से ही। नाम के आगे स्वर्गीय जुड़े प्रबोध चंद्र का मिजाज जैसा सख्त ना हो, गंवार मन बड़ा प्रबल था। तीन तीन लड़कियों का ब्याह उन्होंने यथारीति ठीक समय पर किया और छोटी बेटी के समय वह हार गए। सो बेटी की जिद से या उसकी चिर कुमारी रहने की कामना से नहीं, नितांत ही अपने आलस्य से, या केवल आलस्य से ही नहीं और कोई सूक्ष्म कारण था। उनके 4 बेटों और 4 बेटियों में 7 तो हाथ से निकल गए थे। बेटों में से 3 को ले लिया और बहुओं ने अर्थात पराई बेटियों ने उन लड़कों का एक एक अच्छा सा पोशाकी नाम रहते हुए भी पुकार का नाम तो यही था, भानु कानू मानू। चौथे बेटे को किसी की पराई बेटी आकर दखल नहीं कर सकी थी, क्योंकि सुबल नाम के उस लड़के को किसी की मुट्ठी में आने के पहले ही भगवान ने ही ले लिया था। और 4 लड़कियों में से चंपा, चंदन और पारुल नाम की बड़ी मझली सजली बेटियों को बदस्तूर पराए बेटों ने हथिया लिया। शायद इसलिए जमाताओं को प्रबोध चंद्र फूटी निगाहों से नहीं देख सकते थे। स्त्री वियोग की बात तो और भी थी। लड़कियों को लाने लिवाने का नाम ही नहीं लेते थे, इस आशंका से कि उनके पीछे पीछे खुद जमाई और उनके बच्चे कच्चे की भीड़ बढ़ेगी। लिहाजा अंतिम भरोसा यह छोटी, उसके हाथ से बाहर हो जाने के डर से उसकी उम्र के बारे में आंखें मूंद कर रहते रहते भले आदमी ने ऐसे समय में सदा के लिए आंखें मूंद दी कि तब ब्याह कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए उसके बड़े भाई लोग इस प्रश्न पर माथा खपाने नहीं बैठे, और बैठे भी क्यों। पारुल की जोड़ी बकुल नाम की वह शांत निरह लड़की तो तब तक दूसरे नाम से झिलमिलाती हुई घर छोड़कर बाहर निकल पड़ी थी। और फिर बाप की वसीयत, उस वसीयत की बदौलत बकुल अगर इस घर का एक हिस्सा दखल किए रह ही सकती है तो उसे घर से निकालने की चेष्टा से लाभ। वह पति को साथ भी तो लेकर यहीं यहाँ बैठे तो अच्छा होगा। इसलिए खास किसी कारण से नहीं, विशेष कोई इतिहास की सृष्टि करके नहीं, नितांत मध्यवित्त निहायत ही मध्यचित इस परिवार की लड़की उस समय समाज में नियम की वज्रगांठ से छिटक कर आज के समाज में विचर रही है। अब और कोई क्या कहे, आज कोई किसी को कुछ नहीं कहता, परंतु आज के समाज में पढ़ने से पहले उस समय तो बहुतों ने तरह तरह की बातें कही थी। बहुत दिन पहले प्रबोध चंद्र जिस परिवार के बंधन को तोड़कर चले आए थे, उन लोगों ने कहा था कलकत्ते के उत्तरी अंचल से किराए की गाड़ी से दक्षिणी अंचल में हाजिर होकर महिलाएं वंश मर्यादा की बातें सुना गई थी, किंतु उस सुनाने में वैसा जोर नहीं ला सकी, क्योंकि मुजरिम तो तब तक फरार ही हो चुका था। प्रबोध चंद्र की मृत्यु के बाद ही ना माथा ठनका उन लोगों का। श्राद्ध के समय कुटुंब भोजन में आकर उसे देख हा होकर उसकी उम्र का हिसाब लगाने बैठी थी, इस अविश्वसनीय घटना की नायिका की। और तब तक बकुल के कारण नाम भी मजे में फैल गया था। सारा बात ताल गोल और या गोल हरिबोल में बकुल राजेंद्र लाल स्ट्रीट के इस घर में जड़ जमाए बैठी आंखें पसार कर देखती जा रही है कि कैसे घर के चारों ओर की उदार शून्यता संकरी होती आ रही है और समाज की बद्ध संकीर्णता उदार हो चुकी है। बकुल के अपने जीवन से इस मोहल्ले का शायद मेल है। अपने में बकुल कहीं भी निश्वास छोड़ने की खुली जगह नहीं पाती। किसी दिन कहीं पर काफी खालीपन था, इसे सोचने का समय भी नहीं। उसे हर जगह ठोस बुनाई है, रास्ते के किनारे के मकानों की कतार जैसी। रास्ते के किनारे से देखने से केवल एक पंक्ति, और 3 तल्ले की छत पर देखने पर उसके पीछे और उसके पीछे सिर्फ मकान और मकानों की कतारें। परंतु 3 तल्ले की छत पर जाकर गौर से देखने की लालसा के समय कहाँ बकुल को कमरे के सामने की छोटी सी छत पर भी खड़े होकर देखने का समय नहीं मिलता। अजीब, जब समय था तब 3 तल्ले पर की छत पाने से एक राज्य था, जाने की सहानुभूति हो सकती थी, पर उस वस्तु की पैदाइश नहीं हुई थी। अब कभी कभी छत पर जाने की लोहे की पतली सीढ़ी के सामने खड़ी होकर बकुल मन ही मन कल्पना करती, काश काश उसके कौशार्य जीवन में यह रहा होता तो क्या होता, यह नहीं जानती। बकुल रहा होता, इतना ही सोचने से दूसरे एक मकान की छत पर एक हंसता सा मुखड़ा तिर आता है, जिस मुख के स्वामी को सजली दी पारुल कहती थी बुद्धू भौंदू। ये सारी बातें निश्चय ही चुके हुए समय के, जब पारुल एकाध बार बाप के घर आती थी। बहुत दिन पहले ब्याही 3 लड़कियों में से
पारुल ही माँ के मरने के बाद कभी कभार आती रही है। और चंपा चंदन, वे तो माँ मरने के समय ही रो रो कर बोली थी, माँ तुम भी चली, हम लोगों को भी मैके आना हो गया अब तो। यद्यपि वहां मौजूद महिलाएं, जो उनकी ताई चाची बुआ थी, बोल उठी, राम का नाम लो, 100 साल की दीर्घायु लेकर बाप जीवित रहे। उन लोगों ने क्रंदन विजड़ित गले से ही गुरुजनों को संसार का नियम समझा दिया था। बोली थी, जिए 100 क्यों 1000 साल, परंतु माँ के मरने पर बाप क्या होता है कहा नहीं जाता। शायद माँ के रहते रहते ही पिता के व्यवहार से इस बात की झलक मिली थी उन्हें। यह देखा था कि पिता के नहीं चाहते हुए भी माँ प्राय जबरदस्ती ही उन्हें बुलवाती है। यद्यपि यह भी समझना बाकी नहीं रहता कि इस युद्ध में स्नेह विगलित चित्त उतना नहीं है जितना कि कर्तव्य बोध। स्वर्णलता के इस प्रबल कर्तव्य बोध ने ही तो प्रबोध चंद्र को सदा काबू कर रखा था। प्रबोध चंद्र यह समझ नहीं पाते कि आदमी अपने जीवन में जो चाहे सो क्यों नहीं कर सकता। हालात निहायत ही बुरी ना हो तो आदमी सहज है, खा पहनकर सुख चैन के साथ जीवन बिता सकता है। फिर कर्तव्य नाम की एक विरक्तिकर वस्तु के लिए भी तो भारग्रस्त क्यों हो। उसी वस्तु के पीछे पीछे तो दुनिया भर की चिंता, दुनिया भर की असुविधा होती है। प्रबोध चंद्र के इस सिद्धांत को लेकर स्वर्णलता की हमेशा की लड़ाई थी। पर अंत के कुछ दिन स्वर्णलता ने हथियार डालकर मानो युद्ध वृत्ति के अंधेरे शिविर में शरण ली। माँ के बारे में सोचते ही बकुल को माँ की है निर्लिप्त निरासक्त हाथ से पतवार छोड़ देने वाली मूर्ति ही याद आती है। मरने के बहुत पहले से ही स्वर्णलता ने मानो इस घर से विदाई लेकर अपने को मृतों की श्रेणी में रख दिया था। मृत्यु की उस शीतलता में बकुल का कौशार्य काल बीता। आश्चर्य, फिर भी उस शीतलता में ही फूल खिला, रोशनी चली। उसके बाद तो स्वर्णलता ने सचमुच ही विदाई ली। उसके कितने दिनों के बाद उस बार पारुल मैके आई, ठीक याद नहीं आता कब।